एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी होम साइंस में फिजियोलॉजी के बारे में। बेसिकली फिजियोलॉजी जो पार्ट है वो पीजीटी का है, जिसमें पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम ये ब्लड की पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक देख लिया था कि ब्लड क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। प्लाज्मा 55% होता है, आरबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये सारी ही चीजें होती हैं जो कि ह्यूमन ब्लड का 45% बनाती हैं। ये सारी बेसिक जो हमने चीजें थी वो सारी कवर कर ली थी। उनके वर्क क्या है, इन्हें आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये जो बेसिक सी चीजें हैं वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, यानी कि रक्त का थक्का कैसे जमता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो हम रक्त को चढ़ाते हैं तो उसमें हमें क्या प्रोसीजर चाहिए होता है, किन नियमों का पालन करना होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम हिंदी में देखेंगे। अगर आप में से किसी को इंग्लिश में रिक्वायर्ड हो अगर नोट्स, तो आप बता दीजिएगा, उसकी वीडियो हम लोग इंग्लिश में भी अपलोड कर देंगे। दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी टर्मिनोलॉजी। तो वैसे मैं यहाँ ट्राई करती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी को यूज करूँ, सो दैट आपको बेसिक चीज समझ में आने लगे, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ मदर टंग, बट हम लोगों को आनी चाहिए। दैट इज वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 2 अपना ब्लड के ऊपर, जिसमें हम 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग या फिर रुधिर का जमना। जब आपके हाथ पैरों में कहीं चोट लग जाती है तब हमारे बॉडी से खून निकलने लगता है। उस खून को या फिर उस रुधिर को या उस ब्लड को बाहर बहने से रोकने के लिए हमारी बॉडी में इंस्टेंटली एक क्रिया शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग या फिर रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स आपको हेल्प करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स आपकी हेल्प करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स आपकी आके हेल्प करते हैं और बाहर जो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है ब्लड, उसको एक्सक्रीट होने से रोकते हैं और रक्त में कुछ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होने लगते हैं, जिनके कारण जो ब्लड क्लॉटिंग है वो स्टार्ट होने लगती है। इसमें क्या होता है कि एक चेन ऑफ कंप्लीट प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस की, जिसमें बहुत सारी जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं एक श्रृंखला में, और जो हमारी बॉडी से जो ब्लड का जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसको होने से रोक देती हैं। जब ये प्रोसेस हो रही होती है, ये सारे केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो ठोस रूप में थक्का जमा लेता है और ये बेसिकली 2 भागों में बट जाता है। पहला भाग है रक्तकण और फाइब्रिन के मिलने से रक्त का थक्का जमना, यानी कि पहली चीज में क्या है, फाइब्रिन है और रक्त का थक्का जम रहा है। रक्तकण है, रक्तकण क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ये और फाइब्रिन, ये 2 चीजों के मिलने से फर्स्ट प्रोसेस में आपका रक्त का थक्का जमता है। फिर दूसरी प्रोसेस में क्या होता है कि सीरम होता है, जो सीरम नामक पीले रंग का तरल पृथक होता है, जिसे सूखने के साथ साथ थक्का कड़ा होता जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आपको चोट लगती है तो वहां पर एक हल्का सा येलोइश कलर का चिपचिपा सा पदार्थ आने लगता है, और जैसे जैसे वो सूखने लगता है वो वहां पर आपका क्लॉट स्टार्ट हो जाता है बनना, वो हमारा सीरम होता है। तो जैसे ये सूखने लगता है तो वहां पर थक्का कड़ा होने लगता है और संपूर्ण तरल अंश के रिस जाने पर थक्का पूर्णतः कड़ा हो जाता है या फिर हार्ड हो जाता है। चोट लगने पर या फिर कोई भी आपकी कहीं भी क्षतिग्रस्त हुए हैं आप, या कोई भी किसी तरीके से आपकी चोट लग गई है, तो रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट द्वारा एक पदार्थ जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, ये स्रावित होता है। कहाँ से होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित? प्लेटलेट के द्वारा होता है। ये आपको टर्म याद रखना है। ये ब्लड में प्लेटलेट्स के थ्रू थ्रोम्बोसाइट्स का स्रावण होता है, और प्लेटलेट का वायु के संपर्क में आने पर ह्रास होने लगता है, यानी कि जैसे ही प्लेटलेट्स आपके ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन कहें या कहें वायु या फिर हवा के जब कांटेक्ट में आता है तो उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी कि वो टूटने लगते हैं, विघटन होने लगता है उनका। कैल्शियम आयंस जो होते हैं Ca++ की उपस्थिति में थ्रोम्बोसाइट्स प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय विकर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में चेंज कर देते हैं। मतलब ये केमिकल प्रोसेस हो रही है जिसमें आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय विकर थ्रोम्बिन
को क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं, किस में चेंज करते हैं। तो आपको ये पूरा ही टर्म आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये इसको सक्रिय थ्रोम्बिन में चेंज कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जो एट द एंड थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन की रचना धागों के जाल के समान होती है। फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है, धागों के समान, जाले के समान होती है। फाइब्रिन के इस जाल यानी कि इस नेटवर्क में रक्त कण तथा अणु रोगाणु फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं। जैसे जैसे जाल सूखकर टाइट होने लगता है, वैसे वैसे क्लॉट टाइट होने लगता है और स्ट्रॉन्ग होने लगता है और सीरम रिस्कर पृथक हो जाता है। मतलब जैसे ही क्लॉट टाइट होता है तो सीरम जो है वो अलग हो जाता है और वहां पर क्लॉट अच्छी तरीके से बन जाता है। जब हमारे मानव शरीर के जब टिश्यूज हैं वो जब भी उनमें चोट लग जाती है और लगभग 2 से इसमें रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन एन एवरेज ब्लड क्लॉटिंग होने में कितना टाइम लगता है, तो आप बताएंगे 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। इस तरीके के कुछ बेसिक और इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो फिजियोलॉजी का पार्ट है इसमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतनी सारी चीजें आप देखेंगे। पीजीटी में सिलेबस में सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो भी फिजियोलॉजी का ही है, क्योंकि इसमें से हर एक लाइन के बाद में एक नया क्वेश्चन आपको निकलता हुआ दिखेगा और वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको या तो जिता सकता है या फिर आपको एक स्टेप पीछे कर सकता है। तो अपनी कॉपी में आप इसके आप जरूर नोट्स बनाएं और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, सो दैट आप इन चीजों में कंफ्यूज ना हो और ना ही भूलें। रुधिर वाहिनियों में रुधिर थक्का नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर प्रतिथ्रोम्बिन यानी कि एंटीथ्रोम्बिन विकर जिसे हेपेरिन कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। देखिए हमारी बॉडी में हर टाइम ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, तो वो क्यों नहीं जमता है? जब बाहर जब खून निकलता है हमारी बॉडी में से, तब वहां पर तो रक्त का थक्का इंस्टेंटली जम जाता है, लेकिन अंदर क्यों नहीं होता, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका कारण है हेपेरिन। हेपेरिन के कारण आपकी बॉडी में, मतलब हम लोगों की बॉडी में एंटी थ्रोम्बिन, ये एक तरीके का एंटीथ्रोम्बिन है जो कि हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बना रहता है और हमारी बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर रक्त का थक्का जम जाएगा तो पर्सन की इंस्टेंटली डेथ हो सकती है। तो हेपेरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका ब्लड का फ्लो बना रहता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है सारा अपना जो भी आपके ब्लड क्लॉटिंग के बारे में था ये सारा। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो यहाँ आपको जवाब है 1900 में, यानी कि 1900 में कार्ल लैंडस्टीन ने पता लगाया था कि सभी मनुष्यों में रुधिर समान नहीं होता है और इसका जब हम ट्रांसफ्यूजन तभी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, फिर सफल तरीके से कर सकते हैं, जब आपका डोनर और आपका जो रेसिपेंट है, यानी कि जो आपका दाता है और जो ग्राही है, उन दोनों का ही रुधिर समान हो। जैसे कि अगर हम कहें कि आप नमक की चीज में नमक मिलाएंगे तो ही मतलब वो सही फ्लेवर देगी। जैसे अगर आपने दाल बनाई है और उसमें नमक कम है तो आप चीनी डालकर उसको सही नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें आप नमक डालकर ही उसके स्वाद को बेहतर बना सकते हैं या बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन उसी तरह इन द सेम वे अगर आप जिस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसको वही ब्लड ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए वो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। अगर आपने कोई और ब्लड ग्रुप बता दिया या फिर वो अगर आपने उस पर ट्रांसफर कर दिया तो वहां पर व्यक्ति की डेथ हो सकती है, इसका एक रीजन बन सकता है। तो इसीलिए जो कार्ल लैंडस्टीनर है उनने 1900 में ये पता लगाया कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो कि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उन दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि रुधिराणुओं के अंदर तथा रुधिर प्लाज्मा में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनकी पारस्परिक क्रिया से रुधिर का एगुलेशन हो जाता है। मतलब अगर अलग अलग चढ़ा देंगे अलग अलग ब्लड ग्रुप एक व्यक्ति में चढ़ा देंगे तो उसमें एगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। रुधिराणुओं में उपस्थित प्रोटीन के
एंटीजन और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के एंटीबॉडीज कहलाते हैं। अब आपको दोनों टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना है कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ना ही आपको ये कंफ्यूज होना है कि एंटीजन कहाँ होते हैं और एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं। देखिए, रुधिराणुओं में उपस्थित प्रोटीन को प्रतिजन यानी कि एंटीजन्स कहते हैं। जो हमारे रोगों से लड़ते हैं वो एंटीजन होते हैं। और तथा प्लाज्मा में जो उपस्थित होते हैं, देखिए ये प्लाज्मा में उपस्थित हैं और ये रुधिराणुओं में उपस्थित हैं। तो जो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स होती हैं वो प्रतिरक्षा करती हैं, वो एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं, उन्हें हम प्रतिरक्षी कहते हैं। और जो हमारे रोगाणुओं में रुधिराणुओं में उपस्थित होते हैं उन्हें हम प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं आपके। ये जो आपका एंटीजन है ये दो प्रकार का है। इनको एंटीजन ए और एंटीजन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ मनुष्यों के रुधिर में एंटीजन ए होता है और किसी में केवल एंटीजन बी होता है। तो कुछ में दोनों में से एक भी नहीं होता है। तो मनुष्य में बेसिकली 4 तरीके के आपके ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं तो 4 होते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इसको। एंटीजन कितने होते हैं? एंटीजन 2 होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। किसी व्यक्ति में केवल ए होता है, किसी में केवल बी होता है और किसी में एक भी नहीं होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अब क्या बात आती है कि ए रुधिर वाले यानी कि ब्लड ग्रुप आपके 4 होते हैं। तो आपके 4 कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं? आपके 4 ब्लड ग्रुप हैं, एक सेकंड मैं आपको यहाँ शो कर देती हूँ। आपका है ए बी, ए बी और ओ, ये आपके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ये जो पर्टिकुलर आपका टाइप है ये मनुष्यों में पाया जाता है, जो कि आरबीसीज में इनकी आरबीसीज जो होती हैं यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में हम आरबीसीज कहते हैं, इसमें एंटीजन ए होता है। आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि आरबीसीज में एंटीजन ए पाया जाता है। अतः उनके रुधिर में सीरम में एंटीबॉडीज बी या फिर ए पाई जाती हैं, जो रुधिर वर्ग के रुधिर में आश्लेषित कर देती हैं। ए रुधिर वर्ग के मनुष्यों की रुधिर कणिकाएं एंटीजन बी नहीं पाया जाता है। देखिए बहुत क्लियर चीज है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो आपका ब्लड ग्रुप ए वाले लोग होते हैं उनमें उनकी आरबीसीज में एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीजन बी नहीं पाया जाता है। आपको बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बी ग्रुप के बारे में। ये उन लोगों में होता है जिनकी आरबीसीज में एंटीजन बी पाया जाता है। इनके सीरम में एंटीबॉडी ए अल्फा या फिर बीटा होता है और इसमें एंटीजन ए नहीं होता। जो बी ग्रुप वाले हैं उनमें बी होता है, जो आपके ए ग्रुप वाले हैं उनमें ए होता है। बहुत क्लियरली और बहुत इजीली आपको चीज याद रहेगी। फिर उसके बाद आते हैं ए बी ग्रुप वाले। तो ए बी ग्रुप वालों में ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं और सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। देखिए एंटीजन तो दोनों है लेकिन आपका एंटीबॉडी एक भी नहीं है। ये आपके जो ग्रुप ए और बी ब्लड ग्रुप है उनकी बात हो रही है। फिर आता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप ओ। ये इनके आरबीसीज में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये किसी भी वर्ग के रुधिर को गुच्छित नहीं करते हैं। मतलब अगर आप किसी भी व्यक्ति को ये ओ ग्रुप का ब्लड चढ़ा देते हैं तो वो किसी के साथ में भी जाके गुच्छित नहीं करेगा, मतलब व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और ये दोनों प्रकार के इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, अल्फा और एंटी बीटा, दोनों तरीके के आपके इसमें आपके एंटीबॉडीज देखने को मिलते हैं। एंटीबॉडीज अल्फा और एंटीबॉडीज बीटा दोनों ही देखने को आपको मिलते हैं। फिर हम बात देखिए, अब हमने देख लिया कि कौन कौन से आपके ब्लड ग्रुप हैं और उनमें कौन कौन से आपके एंटीजन्स हैं और किस किस में आपके में एंटीबॉडीज हैं। अब बात आती है कि जब हम इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाएंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा। तो ये जो जब हम ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाते हैं तो इसमें मैचिंग की जाती है। इसमें देखा जाता है कि रुधिर में एंटीजन्स नहीं, मतलब ओवर के व्यक्ति में एंटीजन्स नहीं होते हैं, तो इस रुधिर के वर्ग के व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, यानी कि सर्वात्रिक रुधिर दाता। जो व्यक्ति
किसी को भी ब्लड दे सकता है, वो डोनेट कर सकता है, वो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। और ये डोनर क्यों होता है आपसे पूछा जा सकता है, तो क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन्स नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है कि यूनिवर्सल डोनर ओ ही क्यों है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। फिर बात आती है आपकी ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। इसमें क्या होता है, ये व्यक्ति जो है वो ए और बी दोनों ही इसमें एंटीजेंस होते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी कोई नहीं है आपका, लेकिन दोनों ए और बी दोनों एंटीजन इसमें हैं, तो इसीलिए ये सभी से ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, या फिर कहें सार्वत्रिक ग्राहक कहते हैं, जो कि आपके सभी से ब्लड ले सकते हैं। एक प्रकार का ये जो ब्लड ग्रुप ए तथा बी रुधिर वर्ग के मनुष्य हैं, उनमें केवल एक ही प्रकार का एंटीजन होता है। ए और बी में दोनों में अलग अलग एक एक प्रकार का था, ए में ए था और बी में बी था, इन दोनों में एक एक प्रकार का एंटीजन होता है। अतः इसमें केवल इन्हीं के वर्ग वाले व्यक्ति को आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मतलब ए ग्रुप के व्यक्ति को देंगे, बी ग्रुप के व्यक्ति बी ग्रुप को आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बी ग्रुप के लोग जो हैं वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी एंटीजन्स नहीं होते हैं। लेकिन जो ओ वर्ग के व्यक्ति हैं वे अपने ही वर्ग के लोगों से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हीं से रुधिर का ट्रांसफर करवा सकते हैं अपनी बॉडी में, उसी को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया कि किसका ब्लड ग्रुप किसको चढ़ सकता है। तो हमने यहाँ पहले ये देखा कि डोनर और रेसिपिएंट का आप ये चार्ट अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको एक तो ये याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी है। अब फिर आपको ये याद रखना है कि ए वाला व्यक्ति किस किस को डोनेट कर सकता है। ये डोनर है जो ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। क्यों? ए बी तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो वो किसी से भी ले सकता है। फिर बात आती है आपकी बी की, तो बी आपका बी को देगा और ए बी को देगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी आता है, तो ए बी आपका ए बी को देगा और किसी को ये डोनेट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है आपका ब्लड ग्रुप ओ, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मीन्स ए को, ए बी को, ए बी को और ओ को। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन डोनर है, कौन रेसिपिएंट है और कौन यूनिवर्सल डोनेट करता है, कौन यूनिवर्सल ये रिसीव कर सकता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि आपको किसको, अगर आपको ये सारी चीजें एकदम शॉर्ट में एक चार्ट में चाहिए तो यहाँ आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं सजेस्ट करूंगी आप इसे अपनी नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट मिस हो जाते हैं और आप जब रिविजन कर रहे होते हैं तो हर एक चीज को रिवाइज ऐसे नहीं कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जब हमारी कॉपी में चीजें होती हैं तो हम आसानी से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ आपको ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, फिर उसमें दिया हुआ है एगुलेट किसके साथ में ये ब्लड करता है, तो ये आप किसको दे सकते हैं, यहाँ ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद किसको दिया जा सकता है, किससे ग्रहण किया जा सकता है, और ये है आपका टिप्पणी कि ये सर्वदाता है और ये सर्वग्राही हैं। तो इस तरीके से तालिका से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने ब्लड का ट्रांसफर देख लिया, ब्लड क्लॉटिंग देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ब्लड काफी बड़ा टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया और स्टिल यू आर इन कंफ्यूजन कि आपके फॉर्म में सेकेंड पोर्शन में क्या भरा जाएगा, तो वहां पर मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप देखिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पेज पर वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, चैनल की लिंक को शेयर कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।